सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, आजम सवाती की भी आ गई बारी। इसहाक डार कब होंगे गिरफ्तार? चौधरी निसार की सियासत खतरे में, तब्दीली सरकार या शुतर बेमहार? तब्दीली का हर वजीर अदम बर्दाश्त की तस्वीर। वजीर आजम की खरी खरी बातें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईजी इस्लामाबाद तबादला केस के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में साहम केस की समाअत हुई और इस सारी सूरत हाल में ये देखा गया कि अब आजम सवाती साहब का जो मामला है उसको FBI और पुलिस को रेफर कर दिया गया है। इल्ज़ामात हैं, आमदन से ज़ायद असासों का मामला है और टैक्स छुपाने की भी जो बात है वो की जा रही है। लिहाजा इस सारे मामले को, उनके केस को अब FBI को और पुलिस को रेफर कर दिया गया है। बड़े अहम रिमार्क्स से आज चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने कहा कि आप हाकिम महकूम के साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि गरीब आदमी पर जुल्म किया गया, जो कि 2 वक्त की रोटी कमाने में जिसको मुश्किल होती है उस पर इस तरह जुल्म किया जाता है। आपकी तरफ से दी गई रकम तो डैम फंड में भी कबूल नहीं की जाएगी। खैर, अब बात यह है कि आजम सवाती साहब का जो नाम है वो भी ऊपर की वेबसाइट पर अभी भी आवेज़ा किया गया है कि अभी भी शायद वो वज़ीर हैं। हालांकि वो इससे पहले कह चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को दे चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। लेकिन आज दिन भर इस केस की समाअत के बाद जो बातचीत होती रही है मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, मीडिया में, टॉक शोज़ पर, उसमें जब भी किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से या किसी वज़ीर से बात की गई उनके इस्तीफ़े के हवाले से, उन्होंने यही कहा है कि हमारी डोमेन ही नहीं है, अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो मंजूर हो गया होगा। खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करते सबसे पहले असद खरल साहब, मुझे ये बताएं कि आज ये जो सारा मामला जिस तरीके से FBI को, पुलिस को रेफ़र किया गया है, इस्तीफ़ा दे दिया था, अपनी तरफ से ये जाहिर किया गया कि देखें जी हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, हमने अपने ओहदे से पीछे हट गए। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को मुतासिर कर रही है या फिर एक अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर शो किया था उन लोगों ने? देखिए सर, ये मामला जो ज़बान ज़द-ए-आम है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला बार बार आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज भी कहा कि आपका नाम वजारत की वेबसाइट पे चल रहा है। उनका इस्तीफ़ा अभी तक, आज तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मंजूर नहीं हुआ। आपने देखा जब भी कैबिनेट जो बनता है, वजीर बनता है या कोई स्टेट मिनिस्टर बनता है तो उसका एक नोटिफिकेशन होता है, और जब रेजिग्नेशन होता है तो उसकी जब तक एक्सेप्टेंस होती है नहीं होती उस वक्त तक वो मौजूद रहता है, और एक्सेप्टेंस का भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है। इतनी डिबेट के बावजूद अभी तक हुकूमत के तर्जमान भी हैं, उनके पास बहुत सारे इदारे हैं, कोई उनका नोटिफिकेशन जो एक्सेप्ट हुआ हो इस्तीफ़ा उसके ऊपर नहीं आया। दूसरी बात, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG साहब को मुखातब करके कहा कि हमें अफसोस हुआ है कि हम चाह रहे थे कि जो नया पाकिस्तान है, जो गरीब और जो ताकतवर के लिए एक ही कानून हो। आपने क्या किया उनके खिलाफ? आप भी साथ मिल गए और JIT रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दे के कहा कि JIT रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन है कि 2 जायदादें आजम सवाती साहब ने छुपाई हैं, टैक्स के मामलात भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मिनिस्टर वो हट भी गए हैं तो वो किस तरह MNA रुकन कौमी असम्बली बनने के वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो सादक और अमीन नहीं है। उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम सेनेट के जरिए मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब 62(1)(f) के तहत अदालत इस मामले को देख रही है, कार्रवाई भी हम करेंगे। मुझे ये बताएं, ये बाबर साहब ये चल क्या रहा है? पीछे आपने देखा वो जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब थे, उनका वाला मामला, वो मुशीर थे नहीं थे, नोटिफिकेशन नहीं था, उसके बाद बोल दिया कि भाई नहीं ये तो हमारे स्पोक्स पर्सन है ही नहीं। अब ये मामला है, अगर इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, मीडिया को बताया ही नहीं गया, ना तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने लाया गया है कि देखें जी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? कंफ्यूज हैं, क्या वजह है? सैरिश बदकिस्मती से नाअहली की इंतहा है। PTI का मंशूर क्या था? एहतसाब, इंसाफ और मेरिट। इसको मेरिट क्या मिला? एहतसाब, इंसाफ और मेरिट। और मेरिट क्या था? वो ये था कि एक इंतहाई ताकतवर और एक अमीर आदमी और दूसरा इंतहाई गरीब आदमी,
ताकतवर आदमी का आईजी फ़ोन नहीं सुनता तो इमरान खान साहब आईजी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो गरीब आदमी है उसको, और रौनत और आप तकब्बुर देखें स्वाति साहब का कि गरीब आदमी जो है उसके सारे ख़ानदान पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर, जिसमें से एक 10 साल का लड़का और 15 साल की लड़की है, उन सब पर पर्चा काट दिया जाता है और उनको थाने में बंद कर दिया जाता है। ये मेरिट है पीटीआई का। ये जो खान साहब 10 कहते हैं ना, मैंने 17 साल एफर्ट की है इंसाफ के लिए पाकिस्तान में, ये उनका इंसाफ था कि एक गरीब आदमी जो था वो थाने में, और अमीर आदमी उसके कहने पे आईजी ट्रांसफर हो गया। अब मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुओ मोटो होता है। अगर ये गवर्नमेंट मेरिटोक्रेसी पे यकीन रखती, इंसाफ पे यकीन रखती, एहतसाब पर यकीन रखती, तो इस चीज़ की नौबत ही ना आती। पहले दिन ही आदम स्वाति से इस्तीफा तलब कर लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है, जेआईटी बनती है, जेआईटी की रिकमेंडेशन आती है, तो बेतहाशा प्रेशर आता है। उस प्रेशर के नतीजे में आदम स्वाति साहब जो है वो मजबूरन प्रेशर की वजह से रिजाइन करते हैं, अदरवाइज किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूरन प्रेशर की वजह से रिजाइन करते हैं, लेकिन आज मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि आजम स्वाति साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, अदरवाइज उन्होंने सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए इस्तीफा दिया है। मैं 20 साल से मैं सरकार को डील कर रहा हूँ। यहाँ पर एक तरीका कार है, आप रिजाइन करते हैं, रिजाइन प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन को अप्रूव करता है, और उसके बाद वो जो रिजाइन है वो कैबिनेट डिवीजन के पास जाता है, वहाँ से कैबिनेट डिवीजन के पास जाता है, उसका एक नोटिफिकेशन होता है, उस नोटिफिकेशन के बाद वो वेबसाइट से उतरता है। तो मैं बेट लगा के कहता हूँ कि उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है कि तो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते जी जी नहीं तो असद साहब, फिर ये वही बात हुई ना जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि स्वाति साहब तो मेरे जाने के दिन गिन रहे होंगे, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, यानी कि चीफ जस्टिस साहब जाएंगे तो उसके बाद शायद कुछ माहौल बेहतर हो जाए। ये अपनी साख बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आज उनके रिमार्क से ये भी लगा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बचाने की कोशिश कर रही। देखिए प्रैक्टिकली ये बात जो आपने की है, प्रैक्टिकली यही बात, और ये तहरीक इंसाफ की साख से बच नहीं रही। ये जो एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते थे कि इंसाफ का बोलबाला होगा और जो अदालत के अहकामात हैं उनको हम मनो हम तस्लीम करेंगे, और जो मेरिट की बात होगी, जो ट्रांसपेरेंसी की बात होगी, जो नया पाकिस्तान सब के लिए अमीरों और गरीबों का एक पाकिस्तान जो पहले नहीं था, जो स्टेटस को की बातें थी वो नहीं होंगी। लेकिन प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें उनकी नफ़ी कर रही हैं। अगर आजम स्वाति साहब जेआईटी की रिपोर्ट आने के भी बल्कि कई दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स आ रहे तब जाके उन्होंने रिज़ाइन करने का जो अनाउंसमेंट की है, लेकिन मामला ये है कि रिज़ाइन उस वक्त तक उनका उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता, और कभी भी ऐसे नहीं होता। पहले चले फरक सलीम साहब का मामला ये है कि उन बेचारों का तो नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं था, इनका तो नोटिफिकेशन हुआ है, उन्होंने हलफ उठाया है, और जब तक वो नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेज जो है वो लेने के इंटाइटल्ड हैं, और उनकी गाड़ी में आज भी सरकारी तेल डल रहा होगा, वो पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं, आज की डेट तक ले रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर तो देखें जब कोई सियासी रहनुमा या कोई वजीर ये कहता है ना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो यहाँ तो वो आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर रहा है कि अपना ओहदा छोड़ रहा है कि भी मेरे खिलाफ तहकीकात चल रही हैं, वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए, या फिर पार्टी अपनी साख बचाने के लिए इसको बोलती है कि भाई इस्तीफा तुम दे दो, हम तुम्हारे इस्तीफे को कबूल करते हैं। आपको यहाँ पर समझ क्या आ रही है? वो लोग जिस तरह के 62-1F का मामला है, तलवार लटकरी नाअहल हो सकते हैं, इन्होंने इस्तीफा खुद दे दिया। यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जिनके खिलाफ वाकईतन कार्रवाई हो सकती है वो तो इस्तीफा खुद दे देते, बाकियों को पूछा नहीं जाता। फिर ये पार्टी पॉलिसी तो ना हुई ना, ये साख बचाने की या फिर एक मेरिट सेट करने की बात तो ना हुई। ये वही तरीकाकार है जो नून लीग का तरीकाकार था। मैं खुद नून लीग को देखा है, राना सना जो था उनसे जो इस्तीफा लिया गया वो सिर्फ कागजों में लिया गया, सरकारी घर उनके पास रहा, गाड़ी उनके पास रही। उसकी दूसरी मिसाल सईद मेहदी है जो एडवाइजर टू सीएम थे, उनसे भी इस्तीफा लिया गया लेकिन सिर्फ कागजों में लिया गया। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनके पास ही, मीडिया को दिखाया गया इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ, उसका स्टेटस डी नोटिफाई कोई नहीं हुआ। बेताशा अफसरान जो थे वो सिर्फ कागजों में ट्रांसफर हुए लेकिन असल में वो ट्रांसफर नहीं हुए।
ये एक चीज होती है जो मीडिया को और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती है, यही चीज पीटीआई ने लेकिन की है। यहाँ पे डॉक्टर साहब अदालत को मिसलीड किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी अदालत के अंदर मामला है। मीडिया कर जो आप बेवकूफ रोज बना ही रहे हैं, लेकिन कम से कम अदालत के साथ तो ये चीटिंग ना करें, आंख मचोली का खेल ना खेला जाए। इशू ये है कि PMLN भी यही करती रही और ये भी वही कर रहे हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या है? इस गवर्नमेंट में और PMLN की गवर्नमेंट में फर्क क्या है? सर, आप वो भी फ्रॉड करते रहे, ये भी फ्रॉड कर रहे हैं। सारे मामले में जी इस सारे मामले में उन्होंने कहा कि आप किस तरह के हाकिम वक्त हैं कि सिर्फ भैंसों को बांधने पे आप खवातीन को जेल भेज देते हैं। उन्होंने बोला क्यों ना इनको मिसाल बना दिया जाए और 62(1)(f) के तहत इस सारे मामले को देखा जाएगा। खैर देखते हैं कि अब आगे किस तरह वजाहत पेश की जाती है। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन दिखाया भी जाता है कि ये देखें इस्तीफा ये वाकई कबूल हुआ है। मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो आजम स्वाति साहब के बेटे उस्मान स्वाति साहब, उनके पीछे पुलिस के SHO इस्लामाबाद के SSP लगे रहे हैं कि बताएं पर्चा दर्ज करना है नहीं करना। ये पुलिस इनकी इतनी जी हजूरी क्यों करती है? पुलिस की आशीर्वाद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता और ये वही तरीकाकार है जो नून लीग का भी था। आप भी ना बच्चों वाला सवाल करती हैं। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे के कहने पे IG इस्लामाबाद एक फ़ोन कॉल पे ट्रांसफ़र हो जाए कि उसने फ़ोन नहीं किया वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो दूसरा जो IG है क्या उसने भी ट्रांसफ़र होना है, उसने वहीं पर रहना है। इससे पता चलता है कि पुलिस आज भी ताकतवर आदमी के साथ है। आदम स्वाति पे तो अभी तक पर्चा नहीं है दर्ज कर सके। ये भी चीफ जस्टिस ने पूछा है कि किस किस पे पर्चा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि हैरत है कि आदम स्वाति पे तो अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ कि जो मेन किरदार है, जो करता धरता है, जो जिसकी वजह से आज को नोटिस लिया गया, चीफ साहब ने कहा कि लग ये रहा है कि आप उसके खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे, लगता है वो भी हमें 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करने की पड़ी। आपने पुलिस और सियासत का जो गठजोड़ है सारिश, थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, ये एक नया सिर्फ आज एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं और ये मजीद इसकी किस्तवार कहानियां लाएंगे। ये DIG ऑपरेशन थे हैदर अशरफ साहब। एक मिनट असद साहब। जी असद साहब एक मिनट, मैं बिल्कुल आप इसमें नजर डालिएगा क्योंकि सल्तनत शरीफिया के अंदर ये जो खोखर राज था ना, इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा साथ साथ जिक्र हम पहले साकदार साहब का भी शामिल कर लें। आज वो मामला भी ज़ेरे समात रहा है और चीफ जस्टिस साहब उधर भी बरहम हुए हैं कि भाई क्या आप लोग कर रहे हैं, सिवाय खतूत लिखने के आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बरतानवी सेंट्रल अथॉरिटी को आप लोगों ने बस खत लिखा है, उसका भी जवाब आना भी बाकी है। उनको वापस लाने के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा? मैं चाहूंगी कि उनकी बात भी साथ ही कर ली जाए ताकि फिर उसमें ही आपके भी शामिल कर लेंगे। मुझे पहले ये बताएं कि हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो पहले से आती है, चोरों को वापस लाएंगे, पैसा वापस लाएंगे, क्यों नहीं ये लोग एक्टिवली कुछ कर रहे फिर उनको लाने के लिए? सैरिश, आप लाने की बात कर रहे हैं, उनकी जो 2 गाड़ियां थी वो भी गायब हो गई। आप उनकी 2 गाड़ियां जो थी वो भी गायब हो गई, लाहौर के अंदर से, वो लंदन से गायब नहीं हुई। फिर आपने एक जो, हाँ जी, पता नहीं कहाँ गई, अब मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है इसहाक डार साहब की, वो तो सारी दुबई में पड़ी हुई है और UK में है। HDS 1 और HDS 2 जो बड़े बड़े टावर हैं, उनके बेटों की जो प्रॉपर्टी है जो अरबों रुपए मालियत की दुबई में, उसको फ्रीज नहीं किया, ये आई वाश किया कि जो एक छोटा सा उनका घर है पुराना बहुत। आप प्रॉपर्टी छोड़े जो पाकिस्तान से बाहर है, अब लाने के लिए आप यहाँ पे ताउला कासमी साहब, फवाद हसन फवाद, उन लोगों से पैसे रिकवर नहीं इन लोगों से हो रहे। प्रॉपर्टी दूर की बात है जो वहां से जब्त करके पैसा भी लेके आएंगे। तो बिल्कुल यही मामला है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो तहरीक कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ जिसका नारा था अकाउंटेबिलिटी, जो प्रोसेस है क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नंबर 1, और दूसरी बात नैब की, वजारत खारजा के, उन्होंने कहा आप क्या है, उन्होंने कहा जी हमने सेंट्रल अथॉरिटी को खत लिखा है, वजारत दाखिला, वजारत खजाना, 5 जनवरी को बकायदा ये मामला शुरू किया। आज तक आप बता दें इसहाक डार साहब हट्टे कट्टे वहां पे फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो दंदनाते फिर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टियां यहाँ पे गाड़ियां गायब हो रही हैं। जो नमाजें पढ़ रहे हैं आजकल, नमाजें पढ़े। उनकी जो वीडियो देखी थी आपने, सर पे उन्होंने टोपी ली हुई थी, अस्सलाम वालेकुम ऐसे वो करते जा रहे थे एक शहरी से, उन्होंने बोला भाई शक्ल तो दिखाएं, नाम तो बताएं, नाम क्यों नहीं बता रहे? वो कैसे नाम बताएं अपना? मुल्क का मुंह चढ़ा रहे थे, कवानीन का मुंह चढ़ा रहे थे, रूल ऑफ लॉ की जो हम बात करते हैं उसका मुंह चढ़ा रहे थे कि देखो मैं फिर रहा हूं। दूसरी बात आपने सैरिश बात की है खोखर राज की। कोई भी कब्जा जो है ना पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता। एक तरफ तो सैफुल मुलूक, अफजल खोखर और शफी खोखर 3 भाइयों का राज था, दूसरी तरफ भी 3 भाई हैं, वो है असद खोखर, उनका भाई है मुदस्सर खोखर, और तीसरे उनके एक और भाई है असद खोखर का जो अभी असद खोखर अभी PTI के माशाल्लाह MPA हो गए हैं लाहौर से। अब उनकी वारदात सुन ले जरा, सिर्फ मैं एक बता रहा हूं, और पुलिस वालों की और जो गठजोड़ है ना कब्जों की, ये दास्तानें ये रोज सुनाया करेंगे ताकि लोगों को, PTI की हुकूमत को थोड़ी सी इनको भी शर्म आए और महकमे भी थोड़ा सा हरकत में आए
कि लोग अरबों रुपए लूट के पुलिस वाले दूसरे ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। अब ये है मलक मुदस्सर अली और ये हैं जी आयशा हैदर साहबा। ये DHA का अलॉटमेंट लेटर है, नाज़रीन से हम शेयर कर रहे हैं। ये आयशा हैदर साहबा हैं जो कि ज़ौजा हैं हैदर अशरफ साहब, जो DIG ऑपरेशन लाहौर बड़े अरसे तैनात रहे। ये लेटर ये लिखता है कि ये जो नाज़रीन देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी ये एलोकेशन लेटर ऑफ कमर्शियल प्लॉट इन DHA फेज 8C लाहौर के अंदर यू हैव बिन ये है एलोकेटेड अ कमर्शियल प्लॉट मयरिंग 4 मरला इन ल्यू ऑफ लैंड सोल्ड टू DHA बाय मलक मुदस्सर अली सन ऑफ मलक मंजूर हुसैन। ये 23/2/2015 की ये ट्रांजैक्शन है। ये आप आयशा हैदर की तस्वीर देख सकते हैं, इनके ऊपर एड्रेस इनका अबाई भी लिखा हुआ है, सत्याना रोड, मकान नंबर है 769/2P कोट खान मोहम्मद सिटी तहसील फैसलाबाद। ये कनाडा में देख रहे होंगे यकीनन हैदर अशरफ साहब, उनकी फैमिली जो कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। अरबों रुपए का माल, आपको पता है 4 एकड़ ये इन्होंने कब्जा कराया। इस कागज से तो ये बात साबित होती है, ये मुदस्सर को DIG ने और DIG को जो मुदस्सर को यानी जो लैंड ग्रैबर को जो मिली जमीन एग्जाम्पशन में जो DHA से उसके बदले में जो लिखा हुआ लेटर पे वो उन्होंने DIG की बेगम को दे दी, DIG ऑपरेशन। इसकी तरह इन्होंने कितने और कब्जे किए। फिर सुहेल जफर चट्टा है गुजरात के अंदर मामला करके वो बाहर बैठे हैं, वो करने इस देखें वो कनाडा चले गए, अरबों रुपए की जायदादें बना के अरबों रुपए की वो कनाडा शिफ्ट हो गए। आपको मिल जाएंगे इतने मरले कमर्शियल के। ये तो सिर्फ एक और कहानी बता रहे हैं। मुझे बताइए बाबर साहब, जी मुझे बाबर साहब बताइए, इस तरह ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े नाम हैं तो करप्शन करने वाले बैठे हैं, उन पर हाथ कब डाला जाएगा? ब्यूरोक्रेसी पे मैं आपको बताता हूँ कि नैब ने एक और आज ये केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। ये शेख जफर इकबाल हैं, इनका ताल्लुक जंग से है, 17th कॉमन DMG ऑफिसर हैं और ये शेख वकास अकरम जो PMLN के MNA थे उनके कज़न हैं। इन पे 62 जायदादें जो है इनका इंकशाफ हुआ है। 62 जायदादें जिनमें राइस मिल है, पेट्रोल पंप्स है, फ्लोर मिल है, उसके बाद CNG स्टेशन हैं, उसके बाद पेट्रोल स्टेशन हैं और इनकी लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है इन्होंने बनाई है और इन पे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। एक और जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ का नाका बाल थे राना मशहूर अहमद खान, वो कहाँ पर है? पिछले 3 महीने से वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। सारी जो नैब है, सारे इदारे जो हैं वो इस टाइम बड़े बड़े लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, शरीफ फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, जरदारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। और ये छोटे छोटे थे ना करप्ट, ये सारे भाग रहे हैं, ये सारे भाग रहे हैं। राना मशहूर साहब भी भाग गए हैं। मैंने आज नैब से पता किया उनके खिलाफ अभी भी पंजाब यूथ फेस्टिवल में 2 अरब रुपए की करप्शन सर उनकी तो एक वीडियो भी आई थी, अभी भी चल रही है, फिर वीडियो भी आई थी। राना सनाउल्लाह ने लंदन में एक जगह देखी, कनाडा में जगह एक दोस्त के जरिए देखी, वहां से मुझे पता चला। फिर इसरार सईद साहब जो LDA के चीफ इंजीनियर अभी भी OSD तनख्वाह ले रहे हैं, अप्रूवर बन के 3 अरब के जारी असासे हैं। LDA सिटी के अंदर दोबारा उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुहेल जफर चट्टा साहब है गुजरात के अंदर, उनकी ट्रांजैक्शन नैब को आ गई। उनका जो कार्यकाल शेखपुरा से लेके गए थे, अभी उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। एक फवाद कुरैशी हैं, IB के अंदर थी लास्ट पोस्टिंग उनकी, 20 साल में 13 साल छुट्टी पे थे। IT कंपनियां बनाई, अरबों रुपए की उन्होंने किकबैक कमीशन ली कंपनियों के अंदर, वो जाके इमिग्रेशन लेके होटल बना के बरतानिया में बैठे हुए हैं। अब मामला ये है कि ये जो अफसरान है आज भी पेरोल पे भी हैं, सरकारी मराद भी ले रहे हैं, अरबों रुपए की जायदादें भी लूटी और बैरून मुल्क जाके बैठे हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, तो वो समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी। सुहेल सुखेरा की बाबर साहब क्या बता रहे हैं? खल साहब बताएं कि सुहेल सुखेरा की कितनी प्रॉपर्टी है? अमीन वैस साहब प्रॉपर्टी है, अमीन वैस, मुश्ताक सुखेरा। मेरा मतलब है कि इन्होंने अरबों वो की करप्शन की और इन पे कोई हाथ ही नहीं डाल रहा। और PTI गवर्नमेंट मुझे नहीं पता बेबस क्यों खड़ी हुई है, क्यों बेबस बैठी हुई है। लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खिसक रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई उनको पकड़ ही नहीं रहा। ये वैसे मेरी बात वो गवर्नमेंट इंसाफ के नाम पर आई थी। जितने नाम और जितने केसेस आप लोग बता रहे हैं ना, मेरा ये ख्याल है कि नैब को तो एक्स्ट्रा लोगों को भर्ती करना पड़ेगा ताकि ये इतना एक्सपैंड कर चुका है ये सारा मामला, करप्शन की फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, किस तरह भुगताएंगे वो लोग? देखें नैब के पास बहुत सारी नफरी मौजूद है, लेकिन एक बात कल हमने की थी शामी साहब के हवाले से। शामी साहब की जानब से क्लैरिफिकेशन ये आई है कि जो आपने कहा था ना कि मैंने एक अपने PA के नाम पे
मतरूका वक्फ अमलाट का फ्लैट अलॉट कराया लानस रोड पे, तो वो कहते हैं उन्होंने पीए नहीं अलॉट कराया, मैंने अलॉट नहीं कराया। और दूसरा हमने 32 कनाल की जो बात की थी, वो उमर शामी साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा जी 32 कनाल जो है ना, उनका जी 2004 में ली थी, हालांकि हमने ये 32 कनाल उनसे मंसूब नहीं की थी, हमने कहा था एक एंकर ने ली है, उसको ब्राइब मिली है, लेकिन बहरहाल उन्होंने 2014 की एक ट्रांजैक्शन का हवाला दे दिया। तो चूंकि उन्होंने फोन किया है तो हमारा काम है ये बाकी की जो सारी तहकीकात है ना, वो इदारे मौजूद हैं, वो कर लेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वजाहतें उन्होंने अभी से देना शुरू कर दी हैं। अब बाबर साहब, असद साहब मेरे साथ ही रहेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात चौधरी निसार अली खान की करेंगे, जिन्होंने 4 हलकों से इलेक्शन लड़ा, 3 में वो हार गए, 1 में वो जीत गए। हलका था जनाब PP 10 का, और इस हलके में कामयाब हुए, लेकिन हलफ उठाने के लिए असेंबली नहीं गए, ना ही उन्होंने वज़ीर आज़म के इंतखाब में, ना ही उन्होंने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, किसी भी इंतखाब में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। चौधरी निसार की लेकिन सियासत अब ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मोमिना वहीद साहिबा हैं पंजाब असेंबली में, उन्होंने चौधरी निसार की रुकनीत मनसूख करने के मुताबिक करारदाद जो है वो आज जमा करवा दी है। अब बात यह कि कुछ ही दिनों पहले की बात है, चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने एहतसाब का जो अमल है उस पर कुछ तनकीद भी की, वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ भी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनका आगे प्लान क्या है, उनका अगला लाहे अमल क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है। अलबत्ता फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से जो बातें गर्दिश में थी, खबरें गर्दिश में थी, उसकी उन्होंने तरदीद की और ये भी कहा कि वो इस तरह के अमल को मायूब समझते हैं। तो असद खरल साहब, बाकी सही बात है कि जिस हल्के से वो इलेक्शन जीते हैं, वहाँ की आवाम के साथ की ज़्यादती है, वहाँ की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली में वो मौजूद नहीं है, ना वो हलफ उठाने के लिए आए, तो उनको क्यों फिर उनकी रुकनीत को वाकई मनसूख हो जाना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? सैरज, मैं समझता हूँ कि कौम ने पहले भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी सुन के बड़ा वक्त ज़ाया किया, और मजीद इस टॉपिक के ऊपर एक चला हुआ कारतूस आदमी है जो किसी के लिए ना ही है ना चाहिए, ना उनका फ़ायदा ना नुकसान है, और ख़ास तौर पे उन्होंने तज़दीक की है, उन आवाम के दिए हुए मैंडेट की तौहीन की है जिन्होंने उनको असम्बली में भेजा था ताकि उनके राइट के लिए जाके बात कर सकें, तो उन्होंने उन आवाम की तौहीन की है। ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि दोबारा आवाम को सिलेक्ट करने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। दूसरी आज एक अहम बात सैरिश में करूँगा, जो वफाकी मोरसब ताहिर शहबाज साहब ने आज जो रिपोर्ट जो शेयर किया मीडिया के साथ, वो बड़ी होश और बा है। कसूर के अंदर उन्होंने कहा कि जैनब का तो एक वाक़या और 12-13 बच्चियों के हवाले से एक कातिल को तो आपने फांसी दे दी, लेकिन वहाँ पे 272 वाक़यात हुए हैं। उनका हमने जाके इंटरव्यूज़ किए, जो विक्टिम्स थे, फैमिली लोग थे, महकूम थे, पिसे हुए तबकात, अनपढ़ लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो उनके मुलजम थे वो बासर थे, पढ़े लिखे थे, वेल कनेक्टेड थे, पॉलिटिकली उनका इन्फ्लुएंस था। और ये मामला उन्होंने कहा कि सिर्फ एक केस तो लाइमलाइट पे आया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, मीडिया में हाइप क्रिएट हुई, और लेकिन दूसरे उन्होंने साथ फैक्टर भी बताए कि वहाँ पे जो फौज फिल्में, वहाँ पे मनशियात का जो राज था, आज भी लाहौर का नवा कसूर है। बाकी जो ये रिपोर्ट आई इसके बाद हम समझते हैं कि आइंदा किसी और जैनब जो है कोई ना बने, कोई लोगों को सजा हो सके। अब ये मामला भी एक बड़ा सीरियस है, दोबारा एक बात लाइमलाइट पे आई है। वैसे वाकई बात बिल्कुल ठीक है सर, आपको याद होगा बकायदा पूरा बकायदा वहां पर पूरा एक घर था बड़ा सा, जिसको किला टाइप वो घर सा बना हुआ था, जहाँ पे कुआं था, इस तरह के औजार थे, बच्चों को लटकाया जाता था, डराया जाता था, और ओबाश वो लोग थे जो कि इस तरह के फेलों में मुलव्वस थे इन अफाल में, उनके हवाले से सारा वाकई रिकॉर्ड पर मौजूद है। पुलिस की सरपरस्ती उन्हें हासिल थी, तो वाकई क्यों नहीं किया गया? बड़ी एक अजीब सी बात है। देखिए, यहाँ तक कि इस केस के अंदर भी, जैनब केस के अंदर आपने देखा उन्होंने मुलजम को पकड़ा ही नहीं था, बाद में जाके पकड़ा गया। बहुत सारे प्रोसिक्यूशन के अंदर से रिकॉर्ड निकाला गया, पुलिस फाइलों के अंदर से रिकॉर्ड निकले, और बाकी जो मुलजमान है उनको दबाव डाला गया। लोकल जो पॉलिटिकल एलीट है वहाँ पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने बकायदा उनको धमकाया, केस वापस कराए।
अब मामला ये है कि मौजूदा हुकूमत पीटीआई की है, अब उनको चाहिए कि जो बाकी लोग हैं, मुल्जमान हैं, उनको कैफरे किरदार तक सजा पहुंचाएं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबर साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली कहा है कि जो लोग इस मकरू धंधे में, इस मकरू कारोबार में, इस मकरू फेल में शामिल थे, वो सारे सियासी तौर पर बहुत बाअसर थे और सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और अपने सियासी असर रसूख की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला गया। तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त के नून लीग के जो बाअसर सियासी ख़ानदान या फैमिलियाँ थीं वो इस सारे अमल में शामिल थीं और हुकूमत को उसका पता था और उनके इन्फ्लुएंस पर मैंने खुद राना सना को देखा कि वो किस तरह से उन सियासी ख़ानदानों को डिफेंड करते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे किस तरह से उन ख़ानदानों को डिफेंड करते रहे। रिपोर्ट के मंजरे आम के आने के बाद आज अलार्मिंग बात है कि पीटीआई की हुकूमत है और लाहौर के नवाब में इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई, अभी तक कोई हमें पंजाब शहबाज शरीफ साहब नहीं है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं। बाकी एक सोचने की बात है कि अब तो पुलिस जी बाबर साहब वो अपना तारुफ तो यही कहते हैं कि मैं पंजाब का शहबाज शरीफ हूँ। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ के इन्फ्लुएंस से वो बाहर निकलें और ख़ुद अपने आप को साबित करें कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं और उनको चाहिए कि वो इस रिपोर्ट पर इमरान खान को बल्कि चाहिए कि वो इनको ऑर्डर दें, इनको डायरेक्शन इशू करें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान के नोटिस के बाद या इमरान खान साहब लगता है मुझे ये है कि इसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही नोटिस लेना पड़ना है और उसके बाद ये हरकत में आएंगे। अब तो ना वो पुलिस है, ना वो एमपी है, ना एमएनए है, ना गुजरा है। वहां पर एमएनए एमपी तो शायद वो अभी भी हैं, उनमें वो लोग जीते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी वही है, पुलिस अभी भी नून लीग की है और पुलिस जो है वो फुली उन लोगों को अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है। जब कोई बाबर साहब आप ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, पुलिस में अभी वो लोग मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर काम नहीं करती। मुझे ये समझ नहीं आती कि व्हाट्सएप के ऊपर कहा जाता है कि रात 12-12, 1-1 बजे तक अपने वज़रा के साथ वज़ीर आज़म कनेक्टेड होते हैं, तो क्या उन्हें कोई हकाइक नहीं बताता, मिसगाइड करता है, उनको असल हकाइक बताए नहीं जाते? क्यों नहीं उन्हें बताया जाता कि भाई ये मामला है, यहाँ पुलिस वाले ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई मुतल्लिका जो इलाका है, जिला है, उसके एसएचओ के खिलाफ या आईजी के खिलाफ होनी चाहिए? क्यों नहीं ऐसा हो रहा? मुझे क्यों नहीं कोई हकाइक बता रहा? हकाइक मुझे एक बात बताएं कि हकाइक क्या इमरान खान क्या मरीख में रहते हैं या वो चांद पे रहते हैं? वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। उनके इतना बड़ा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, रोज़ाना की उनके पास रिपोर्ट जाती हैं, सारा मीडिया जो है वो हर चीज़ को लाइमलाइट में लेके आ रहा है। ये जो आज की रिपोर्ट आई है ये भी आज हुकूमत का एक्शन लेना है। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, तो क्या वजह है? क्या वो आजकल ये जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, यूएई के वली अहद आए हैं, आगे बताया जा रहा है कि अब सऊदी अरब से भी आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्या वो इन कामों में उलझे हुए हैं? क्या वजह है? तो निजी दौरा सरकारी में अचानक तब्दील हो गया। ये पाकिस्तान की तरफ शुरू से एक रवायत रही है। इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट होता है ना, एक प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, वो रोजाना की तमाम अखबारात की कटिंग, तमाम टीवी चैनल्स की खबरों का एक मुख्तसर सा सफ़ा जो होता है वो रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर के सामने जाता है। एक दिन में जितनी भी मीडिया में हैपनिंग हुई है उस सारी का एक ब्रीफ जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने जाता है और अमूमन प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर रिपोर्ट तलब कर लेता है। खातून अव्वल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, खातून अव्वल जो है अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं या उन तक अगर कोई क्लिपिंग पहुँचा दे तो उन पर मुझे यकीन है कि यकीनन वो ये जो मामला है ना, ये बच्चों के साथ जो घिनौने खेल खेले गए हैं और वो मुलजम आज भी दंदना रहे हैं। एक बड़ा फोरम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक इदारा है, सबसे बड़ा यानी एक अहम इदारा है वफाकी मोतसब का, वो ये बरमला कह रहे हैं, रिपोर्ट उनकी ये कह रही है चीख चीख का, और वो लोग आज भी अगर दंदना रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, वो आज़ाद हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फिक्री है और इमरान खान साहब तक अगर इस तरह की क्लिपिंग्स या कटिंग्स या उस्मान बुज़दार साहब को टीम अगर नहीं पहुँचा रही तो उसके ज़िम्मेदार अगर DGPR या बाकी अमले के अलावा उनके सेक्रेटरी जो है डॉक्टर रहील साहब वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अतर अली खान साहब, जो बाकी लोग उनके
अतराफ में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये देखें ये पब्लिक का मफादे आमे का इशू है कि उनको बताएं। वही है कि वैसे तो आज आपको पता है बाबर साहब, चौधरी सरवर साहब का जो प्रोटोकॉल है वो भी काफी खबरों में रहा है कि कहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बोलते हैं कि प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं होना, जिस तरह ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, इतनी लंबी गाड़ियां, काफिले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज तो हैरान कर दिया चौधरी सरवर साहब ने। इस पर भी मैं आपका कॉमेंट लूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी सरवर की मैंने ब्रेक से पहले बात की थी। इससे पहले सरदार उस्मान बुज़दार को भी हदफ तनकीद बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कफ़ायत शौर की जो पॉलिसी है उनकी, वो उनके मंशूर का हिस्सा था कि भैंसें बेची जाएंगी, गाड़ियाँ बेची जाएंगी, पेट्रोल जो है वो भी बचाया जाएगा, इतनी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होंगी। लेकिन आज चौधरी सरवर साहब के प्रोटोकॉल ने भी सबको हैरान कर दिया सरदार उस्मान बुज़दार साहब के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं चाहूँगी कि आज जो रवैया रहा फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जिस तरीके से मीडिया के नुमाइंदगान के साथ उनका लहजा था, जो उनका रवैया था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उनसे माफ़ी का कहा भी गया, लेकिन वो बग़ैर किसी भी किस्म की कोई बात किए गाड़ी में बैठ कर चले गए। और अलीम खान साहब जो थे उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ बातचीत की है। पहले अपन दोनों की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी खलल है वो अपना खलल निकाल दे, ठीक है। ये जो ढेर है ये मैं नहीं है, आपके काम होता है करें, नहीं होता इस्तीफा दे। मैंने बिल्कुल बर्दाश्त किया, मैंने किसी बंदे को नहीं बुलाया, किसी बंदे को टोका नहीं, किसी को कुछ नहीं किया, आराम से प्यार से आप सब लोगों को समझाया, कई दफा समझाया। मैंने सॉलिड वेस्ट वालों को कई दफा बुलाया, मैं खुद अपने कैमरामैन भेजता हूँ, जाके तस्वीरें करवाता है लॉज शहर की, और वो मुझे डायरेक्ट आती है, वही मैं इनको भेजता हूँ। ये मैं बहुत देर नहीं करूंगा, मैं कोई मुलाजिम नहीं हूं आपका, आप लोग तनख्वाह लेते हैं, आपने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। अगर आपने परफॉर्म नहीं करना, बराए मेहरबानी, हमारे पास बहुत लोग हैं जो इसकी जगह पे काम कर सकते हैं। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। जी जनाब, सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब की बात कर लेते हैं, जो कि आप देखते हैं आए रोज़ मीडिया पर नज़र आते हैं, तुंद व तेज़ जुमलों का इस्तेमाल करते हैं और बख्शते नहीं हैं अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको। आज उनको चाहिए था कि जब अगर सहाफ़ी ने कुछ इस तरह का सवाल इस तरह के मौके पर कर ही लिया था तो नो कमेंट्स बोल देते या फिर मुस्कुरा देते, बात का जवाब ना देते। लेकिन जिस तरह उन्होंने मीडिया की क्लास लेने की कोशिश की, और हमारे ही रिपोर्टर थे इमदाद सोमरो साहब जिन्होंने उनसे सवाल किया जिसमें वो सीख पा हो गए। असद खरल साहब, किस तरह का रवैया है? देखिए ये एरोगेंसी है, और वो उन्होंने कहा ना मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ पे आया हूँ, वो जमीयत के भी हैं। लगता है आज उनके अंदर जमात इस्लामी और जमीयत ज़्यादा छलक रही थी, और जो जिस तरीके से उन्होंने इतना काजी साहब को ले रहे थे और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, और इतना उन्होंने बात का बतंगड़ और सवाल एक लाइटर उसमें नोट पे, और वो सवाल था उनके रिमार्क या जो उनकी बात है उसके ऊपर कमेंट लेने के लिए, उन्होंने रिएक्शन लेने के लिए सवाल मैं बता देती हूँ ना। सवाल ये था कि सिराजुल हक साहब ने कहा, बिल्कुल रियासत मदीना का नारा उन्होंने बोला कि सिराज साहब ने कहा है कि वो खोखला है और महंगाई की चक्की में अवाम पिस रहे हैं, ये तब्दीली है। खरल साहब, हाँ जी, फयाजुल हसन चौहान 2002 से लेकर 2007 तक जमात इस्लामी की सीट पर MPA रावलपिंडी से मुंतखब हुए। 2 साल के बाद इन्होंने काजी हुसैन अहमद साहब पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर जमात इस्लामी से रिज़ाइन किया और लोटे होकर काफ लीग ज्वाइन कर ली। मैं आपको फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कोई कहीं सुनी बात नहीं है। इन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली और उसके बाद जमात इस्लामी ज्वाइन कर ली। जिनसे आज इतनी मोहब्बत का ये इजहार कर रहे थे काजी हुसैन अहमद साहब से, ये इन्हीं पे ये इन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए और उन्हीं के दौर में निकाला गया और उन्हीं के दौर में ये लोटे भी हुए हैं, काफ लीग ज्वाइन की हुई है। दूसरी बात, ये जो बात आज ये जो बात कर रहे हैं, ये बातें हम पहले भी सुनते रहे हैं। यही फिरौनियत, यही गर्दन में सरिया ख्वाजा आसिफ के भी था।
यही फिरौनियत, यही जो सरिया था, ये राना सना के भी था, ये ख्वाजा साद रफ़ी के भी था, ये शरीफ ख़ानदान में भी था। ये किसी को मीडिया के जो लोग थे उनको इंसान नहीं समझते थे। इस तरह से ये लोगों के सामने को इस तरह से ये पढ़ते थे, जिस तरह से पीटीआई बिहेव कर रही है, इस तरह से पीएमएलएन बिहेव करती रही है। तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जो आज नूरी का हाल हुआ है, कल इनका हाल होगा। फैसल वावड़ा साहब, और दूसरी बात जो अलीम खान की बात की है, यही रोज हम करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी शुतर बेमुहार है, आपके कंट्रोल में नहीं है। यही ब्यूरोक्रेसी हमने देखी थी। शहबाज शरीफ साहब इनको 7 बजे का टाइम देते थे, ये 6 बजे सुबह पहुंचे होते थे, रात 1 बजे मीटिंग लेते थे, और ये लोग हमारे सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। यही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो जुगादरी बने हुए हैं आज, जो इनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को। सीनियर मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है कि काम नहीं आता, नहीं करना चाहते। मैं बार बार आपको कह चुका हूं, आप घर चले जाएं। भाई ऐसे वो नहीं जाएंगे, आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके नर्व्स का इम्तिहान ले रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस तरीके से, जिस तरह आपने कहा कि 2-3 नोटिफिकेशन पहले लीक हुए, एक डीसी का आ गया, दूसरे का आ गया, वही ब्यूरोक्रेसी जो हमजा शहबाज लेटर लिखता था फवाद को एज ए डिप्टी कमिश्नर कि हम चीफ मिनिस्टर के लेटर हेड पे ऊपर कि हम ना सुनने के आदि नहीं है। उस वक्त तो कभी मीडिया में पब्लिक नहीं वो करते थे। मामला ये है कि वो इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं, और वो शुतर बेमुहार जो ब्यूरोक्रेसी है, अब सीनियर मिनिस्टर बेबसी का जो इजहार उनका आ रहा था नजर, इससे और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, अलीम खान साहब जो हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ इनको मना कर रही है इस चीज़ से कि ये 2-4 को बलोचिस्तान भेज दें, 2-4 को सिंध भेजें? अब तो फाक में हुकूमत भी आपकी है। खरल साहब ब्यूरोक्रेट तो एक ट्रांसफर की मार है। आज उसको 2 को बलूचिस्तान भेजें, आप देखें बाकी बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। कहाँ ये गवर्नमेंट ही नाअहल है? कहाँ है वो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान? कहाँ पर वो कैंपेन गई 1 करोड़ जॉबों की? कहाँ पर है 50 लाख घर? कहाँ पर है 1 अरब पौधे लगाने की कैंपेन? मुझे कभी कभी ये चीजें नजर ही नहीं आ रही। और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब जो है, मैं माजर से मुझे तो वो लग रहा है कि सिर्फ वो डीजी खान के चीफ मिनिस्टर हैं, इससे आगे नहीं है। मैंने आज तक खैर साहब सीरियसली वो पंजाब के वजीर आला हैं, मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने गुजरांवाला पे कोई मीटिंग की हो, फैसलाबाद पर कोई मीटिंग की हो, लाहौर पर कोई मीटिंग की हो, रावलपिंडी पर कोई मीटिंग की हो, सरगोदे के हवाले से कोई मीटिंग की हो। जब उनकी तस्वीर आती है, डीजी खान के 4 बंदे साथ बिठाए हुए हैं। एक वो आज मुझे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी से एक फ़ोन आ गया कि जी ये जो तोर बुज़दार साहब हैं, ये देखिए ये बड़े नेक और भले आदमी हैं, इनके उस्मान बुज़दार साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि डीजी खान के लोगों को वहाँ से लाहौर लेके आए और उनके यहाँ पर काम करवाएं। मेरा मतलब है एक नौवे ग्रेड का मुलाजिम है, वो जाके अपनी जॉब करे, ये के बजाय कि वो इधर लोगों को आने लाने और ले जाने में लगा हुआ है। और फिर ये एक और यहाँ पे मजाक है लोगों को। तो मुझे एक बात बताएं बाबर साहब, जी जी, आप ये कह रहे हैं कि 4 बंदों को साथ बिठाया होता है, तस्वीर सामने आ जाती है और किसी तरफ इनका ध्यान नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कबीना का इजलास अब पंजाब के हर शहर में हुआ करेगा, मैं हर शहर में जाऊंगा। मुझे ये बता दें, भावलपुर में इजलास हुआ है, इजलास का मिनट्स पढ़ लें। भावलपुर के वाले से कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, भावलपुर की बेहतरी के लिए कोई स्कीम, वहाँ पर फैसला ये हुआ कि जी जो मिनिस्टर्स हैं इनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं, सेक्रेटरियों की गाड़ियाँ नहीं है, तो इनको भी नई गाड़ियाँ दी जाएं। ये फैसला भावलपुर जाके जो करना था, ये अवाम का जो फैसला भावलपुर में करना था, ये लाहौर में कर लेते। कौन सा इतना एहसान किया भावलपुर के लोगों के ऊपर? भावलपुर या तो मुझे पता चलता कि भावलपुर के लोगों के लिए कोई डेवलपमेंट की स्कीमें अनाउंस करके आए हैं, उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करके आए हैं, उनको साफ पानी के कोई मेरी बात सुनिए बाबर साहब, मैं अगली स्टोरी पर जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, चौधरी निसार साहब भी एक मंजे में सियासतदान है। उन्होंने तो ये 2-4 दिन पहले की बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला है कि तनकीद बिल्कुल हो रही है, लेकिन इनको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। अवाम की कन्फ्यूजन दूर करें ना, टाइम वाकई मिलना चाहिए, आगे चलकर बेहतरी नजर आ रही है या फिर ऐसे ही रहना है? आपने तो बोल दिया नाअहल हुकूमत है, नाकाम हो गई है। पंजाब में अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होते हैं तो मुझे तो कोई बेहतरी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हाँ, कल वज़ीर आला को चेंज कर दे, कोई नया बंदा आ जाए, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, जो तो फिर आपको बेहतरी नजर आ रही है, और जो तो बेहतर है, वो हो सकता है कोई इनिशिएटिव ले। आप मुझे खुद से अर्जी बता दें, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कितनी बड़ी कैंपेन स्टार्ट की थी, कहाँ गायब हो गई? 50 लाख घरों का कोई जिक्र ही नहीं है, पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। हम यहाँ पर इधर अपने
इकोनॉमी को संभालने में लगे हुए हैं, इमदाद इकट्ठी करते फिर रहे हैं। अभी हमें थोड़ा टाइम तो दें, हम ये मामला तो हल कर लें, फिर हमारा दिन कहीं और जाएगा। ये अपने अल्फाज हैं इमरान खान साहब के। 1 अरब डॉलर 16 दिन के अंदर आपका खर्च हो रहा है। जो आप मांग तांग के लाते हैं 16 दिन में वो खत्म हो जाता है। 1 अरब डॉलर हर 16 दिन बाद आपका 1 अरब डॉलर खत्म हो जाता है। मामला ये है कि आपने इतने अरब डॉलर लेने के बावजूद आज भी आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कितना इजाफा उसमें हुआ है, बजाय इजाफे की कमी हो रही है। फिर आपका जो प्रॉपर या तो खान साहब को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर फेडरल भी है, अच्छा चले बात कर लेते हैं, खरी बातें की हैं। एक चीज आज एक प्रेस रिलीज आई कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का विजिट किया, यानी कि अपने ही दफ्तर का विजिट किया और मुख्तलिफ दफातर जो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसर हैं उनके जो कमरे हैं उनको उन पर छापे मारे। ये कि उन्होंने कोई किसी थाने का छापा नहीं मारा, अपने 8 क्लब रोड के अंदर ऑफिसर्स के छापे मारे और उनसे कहा जी आप टाइम पे आया करें। ये तो चीफ मिनिस्टर का हाल है कि 6 महीने के बाद वो अपने सेक्रेटरी का छापा मार रहे कोशिश तो कर रहे हैं ना। अब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। असद साहब जाते जाते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खरी जो बातें हैं वो नाज़रीन का शेयर करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत एटमी मुल्क हैं, इख्तलाफात को जंग से हल करना खुदकुशी होगी। उन्होंने कहा है कि 2 एटमी मुल्क जंग का नहीं सोच सकते, बल्कि इन्हें तो सर्द जंग का भी नहीं सोचना चाहिए। सर्द जंग किसी भी वक्त गर्म हो सकती है और ये खुदकुशी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरों की इमदाद और कर्जे मुफ्त नहीं होते हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान बहुत भारी कीमत चुका चुका है, अदा कर चुका है और अब किराए की बंदूक के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं होगा। साफ साफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये बात कह दी है और हम हालिया दिनों में ये देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में इंतहा पसंदी अपने रूज पर पहुंची हुई है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नज़दीक है और अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके की धमकियाँ वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इंटरव्यूज़ में दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से भी जवाब आना बहुत ज़रूरी था। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खरी बातें की और कहा है कि जंग जो है ना वो किसी मसले का हल नहीं और पाकिस्तान किराए की बंदूक पर अब इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।